दोस्तों इस लेक्चर में हम फर्स्ट स्टेप लेना चाहेंगे ऑप्शनल आंसर बिल्डिंग के लिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। अगर आप सीरियस नहीं हो तो निकल लो यहाँ से, आपके लिए वीडियो है नहीं। ऑप्शनल आंसर बिल्डिंग जैसे मेंस आंसर बिल्डिंग जीएस के लिए है, उसी थीम पर है। हम यहाँ पर आंसर राइटिंग के बदले ब्लॉक बाय ब्लॉक आंसर बिल्डिंग लर्न करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको इन 4 बातों पे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। अपकमिंग क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कैसे करने हैं, पीवाईक्यूज यूज कैसे करने हैं, एग्जैक्टली आपको ये पता कैसे चलेगा पीवाईक्यू रिपीट कैसे हुआ है, और एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर राइटिंग से हम शुरुआत करेंगे कि आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, उसको आंसर शीट पे कैसे लेके आते हो। तो स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्ण। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का जो एक मुद्दा है लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, हाउ टू प्रिडिक्ट अपकमिंग क्वेश्चन। तो हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्शंस ये मान के चलो ज़रूरी नहीं कि वो अगले मेंस में ही एप्लीकेबल हो। आप 5-7 मेंस के लिए टॉपिक्स प्रिडिक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2022 में इस क्वेश्चन के बाद कि डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वगैरह ये टाइप पूछ लिए यहाँ सैम्पलिंग में। देन आई टोल्ड कि हाइपोथेसिस में भी आपको टाइप पढ़नी चाहिए, इसमें भी और वेरिएबल्स में भी। बट वेरिएबल्स में टाइप इन्होंने कब पूछा? 2025 में। तो हो सकता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी में टाइप पूछ ले 2030 में। तो आप क्या करते हो? प्रिडिक्ट करते हो, बट ज़रूरी नहीं कि अगले ही मेंस में आ जाए। अब इसके 3 तरीके हैं प्रिडिक्ट करने के। पहला, क्रॉस टॉपिक एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल में कुछ पूछा है तो सैम्पलिंग में भी पूछ सकता है, वही थीम आपकी दूसरे टॉपिक्स में पूछ सकता है। अगर ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में कुछ पूछा है कि इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं, तो फिर वो चीज़ बिहेवियरलिज्म में भी एप्लीकेबल है, वो चीज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी एप्लीकेबल है, वो वेलफेयर एनालिसिस में भी एप्लीकेबल है। तो ये होता है क्रॉस टॉपिक एनालिसिस। अगर एक टॉपिक में डिफरेंट सब टॉपिक्स पूछ रहा है तो वो सब टॉपिक्स दूसरे के लिए भी वैलिड है। फिर हेडिंग सब हेडिंग एनालिसिस, ये आप कैसे करते हो? उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्रॉस टॉपिक एनालिसिस के। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा वाटर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब वाटर वेरिएबल्स आप देखोगे कि व्हाट इज सैम्पलिंग यहाँ नहीं लिखी है। इनफैक्ट हाँ, ये इन्होंने 2025 में पहली बार सैम्पलिंग पूछी है। अब ये कब से पूछता आ रहा है? 2015 में इन्होंने वाटर वेरिएबल्स पूछे हैं, 2023 में पूछे हैं। देन यहाँ इन्होंने डेफिनेशन भी पूछे और टाइप्स भी पूछे। तो ये वाला डेफिनेशन वाला सैम्पलिंग में रिपीट कर दिया, और यहाँ पे जो टाइप थे, टाइप उठा के वेरिएबल में डाल दी। तो ये क्या हुआ? क्रॉस टॉपिक एप्लीकेशन, कि अगर एक थीम एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है दूसरे में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। इसके बाद जैसे हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा? अभी तक इन्होंने व्हाट इज हाइपोथेसिस, यहाँ भी इन्होंने 2025 में एक साथ ही पूछ लिया, सब डेफिनेशन पूछ लिए, राइट। देन जैसे इंपॉर्टेंस पूछी है हाइपोथेसिस की, राइट। एंड सोर्सेज, अब सोर्सेज ऑफ वेरिएबल कोई थीम नहीं होती है, सोर्सेज ऑफ सैम्पलिंग इन जनरल कोई थीम नहीं होती है, बट सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस है, पूछ लिया। अब जैसे इंपॉर्टेंस 2022 में पूछी है यहाँ पे, राइट। तो इंपॉर्टेंस आपको यहाँ भी दिखेगी 2017 में, वेरिएबल में इन्होंने पहले 2015 और 17 में पूछी थी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, तो उन्होंने क्या किया? हाइपोथेसिस में भी पूछ ली। अब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंस एंड सोर्सेज, इंपॉर्टेंस सोर्सेज, ये तो डायरेक्टली रिपीटेड है, ये तो आपको आने ही चाहिए। बट अभी हम क्या कह रहे थे? क्रॉस टॉपिक एनालिसिस। अब हेडिंग सब हेडिंग एनालिसिस, कुछ तो आपको सब हेडिंग्स मिल जाएंगी क्रॉस टॉपिक एनालिसिस से, कि जैसे टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ने हैं तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी पढ़ने हैं। दूसरा, ये वीडियो देख जाना, इस पे 1.8 के लाइक्स हैं, इसमें अभी लेटेस्ट लाइक मैंने किया। तो ये कुछ हेडिंग सब हेडिंग है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, थ्योरी या बेसिक जो कोर आइडिया है, देन फेजेस, मतलब उससे रिलेटेड कुछ थीम्स हो सकती है। ऐसे अभी हमने कहा सोर्सेज हाइपोथेसिस में ही वैलिड है, ऐसे फेजेस क्या है? मॉडर्निटी में ही वैलिड है। बट क्रिटिसिज्म या डीमेरिट्स, मेरिट्स, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, ये हर एक जगह वैलिड है। इसके लिए आपको ये 2 वीडियोस देखने हैं, हाउ टू स्कोर 300 प्लस इन ऑप्शनल एंड 320 प्लस इन ऑप्शनल, अलग अलग ऑप्शनल्स के एग्जाम्पल लेके बात। तो दूसरा मेथड था हेडिंग सब हेडिंग एनालिसिस, जो कि आप देखोगे कुछ फिक्स्ड हेडिंग्स हैं, जैसे इंट्रो, बैकग्राउंड, ओरिजिन, ये सारी जो अभी मैंने वीडियो में बताई, वो वाली हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। क्रॉस टॉपिक से आप कुछ हेडिंग लाओगे। देन रिपीट साइकिल, इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ आपको 2026 का एग्ज़ाम प्रिडिक्ट करना है, तो 5 साल पहले चले जाओ, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है। अब इससे 5 साल पहले तक का, 20 तक का, 2015 से 20 या 16 से 20, इन 4 साल के टॉपिक्स देख लो, आपको मैक्सिमम पेपर रिपीटेड दिखेगा। ये मैंने मैक्सिमम ऑप्शनल्स में देखा है, एंड चीज़ दिख जाएगी। जो चीज़, जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल यहीं देख लो, वेरिएबल्स में जो चीज़ 2015 से 20 के बीच में पूछी है वो 26 में पूछ सकता है,
ठीक है, या 14 से 19 के बीच में जो पूछा होता वो इन्होंने 25 में पूछ लिया। इस तरह से चीज़ें रिपीट होती हैं। ये कोई बहुत साइंटिफिक वे नहीं है, बट एक जनरल एनालिसिस है कि आज से 5 साल पहले तक के पेपर छोड़ दो, उससे 5 साल पहले के पेपर्स देख लो, वहाँ से आपको 70-80% क्वेश्चंस रिपीटेड दिख जाएंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस में चीज़ वैलिड है। ये तो वो हैक हो गया जिसमें हम आइडिया लगाते हैं। एक और तरीका है एनालिसिस करने का कि आप वो देख लो सिलेबस में जो टॉपिक अब तक टच नहीं किया है, अनटच्ड टॉपिक्स, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑप्शनल में साइकिल ऑफ इरोजन लगातार पूछ रहे थे, तो साइकिल ऑफ इरोजन पूछा, पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन कभी नहीं पूछा था, राइट। 6 टाइप की साइकिल्स होती हैं, रिवर की, विंड की, वाटर, मैरीन, देन एयर, तो ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल। तो पेरीग्लेशियल कभी नहीं पूछा था, बाकी सारी पूछी थी। तो अभी अनटच टॉपिक है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा और बहुत जल्दी पूछेगा। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि पीवाईक्यूज यूज कैसे करने हैं आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड एग्जाम में आपको पता कैसे चलेगा कि पीवाईक्यू रिपीट हुआ भी है या नहीं हुआ है। पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स, ये लगातार रिपीट हुआ है, लेकिन कई बार घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा 2 चीज़ें, सेम मीनिंग टर्म्स एंड सेम मीनिंग सेंटेंसेस। आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि क्या रिपीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल्स वाली चीज़ में ही बात करें, व्हाट आर वेरिएबल्स, ये तो एक छोटा बच्चा भी देख के बता देगा रिपीट हुआ है, ये भी आप बता दोगे कि हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है। लेकिन डिस्कस देयर रोल एंड सिग्निफिकेंस, हाउ डू दे फैसिलिटेट रिसर्च। अगर आप इन तीनों का मीनिंग देखो, रोल का मतलब क्या है, उनकी भूमिका, उनका यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, हाउ डू दे, ये भी क्या यूज़। तो अगर आप सेम मीनिंग ड्राइव कर पा रहे हो, इट मीन्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। एंड कई बार आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि हो सकता है घुमा फिरा के पूछ ले क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो आपको सेम मीनिंग सेंटेंस से या फिर सेम मीनिंग टर्म से ही पता चलेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिखाऊं जहाँ पे रिपीट होता है बट विद मॉडिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो 2008 का क्वेश्चन है, हाउ इज इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी लिंक विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। या फिर आप कहोगे कि हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो इसका भी आंसर सेम ही है। जो ये जब भी आप कंटेंट पढ़ोगे तो आप इसका एक डिफरेंट आंसर नहीं बना पाओगे, बनाना चाहोगे तो भी 80% पॉइंट्स सेम रहेंगे। अगर आपके 80% पॉइंट सेम हो, इट मीन्स क्वेश्चन इज रिपीटेड। अब अगर मैं कहूँ कि सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज्ड हुई बट यूएसए में फ्लरिश हुई, या फिर यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस जहाँ मॉडर्निटी इमर्ज हुई, इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद सम मॉडिफिकेशंस, कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट तो सेम ही रहेगा ये वाला, एक पार्ट में आपको यूएसए की बात भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक पार्ट तो यूरोप वाला सेम रहेगा, बट कमेंट करने को कहा है कि दिस वाज फर्स्ट एंड ओनली प्लेस, आप कहोगे नो दिस इज नॉट द ओनली प्लेस, यूएसए भी है क्योंकि यहाँ रिपीट हुआ था। बट क्योंकि यहाँ रिपीट हुआ था, इन्होंने यूरोप से यूएसए अपना इसको ब्रॉड किया, तो आप इसको और ब्रॉड करोगे कि इंडिया भी तो है, अफ्रीका भी तो है, राइट। तो इस तरह से आप जो पीवाईक्यूज हैं ये समझोगे कि रिपीट कैसे हुआ है, हाउ इज इट रिपीटेड विद मॉडिफिकेशंस, राइट। अब पीवाईक्यूज यूज कैसे करने हैं। पहली चीज, एक तो क्रॉस टॉपिक एनालिसिस अगर आप कर ले जाते हो और हेडिंग सब हेडिंग एनालिसिस कर ले जाते हो, राइट, तो उसके बाद आप मान के चलो कि पीवाईक्यूज आपका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 90%। आपने एक 80-20 रूल पढ़ा है, ठीक है, 90-10 रूल भी वही है कि अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो, पीवाईक्यूज, तो आपका 90% सिलेबस खत्म हो जाता है और 90% क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएंगे, चाहे वो थीम के फॉर्म में हो या सिलेबस के फॉर्म में हो, राइट। अब 10% क्वेश्चंस के लिए हमेशा बाउंसर्स आएंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, आई थिंक ये क्वेश्चन
सोशियोलॉजी के लिए नहीं है। लीला दुबे कॉन्सेप्ट ऑफ सीड एंड अर्थ ना ये सिलेबस में है और ना ही हम पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कभी प्रिपेयर नहीं करते। एंथ्रो का क्वेश्चन है जो सोशियो में पूछ लिया, लीला दुबे सीड एंड अर्थ एंथ्रो में एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले 90% कवर कर लेना है। बट 90% कवर कहाँ से होगा? क्या 2013 या लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस कर लोगे 2013 से 2025 तो आपके PYQ कंप्लीट हो जाए? नो। जो रीसेंट PYQs हैं पिछले 10-15 साल के, वो आपको ट्रेंड बताएंगे, ट्रेंड। और जो कंप्लीट हैं 45 ईयर्स के, वो आपको डेप्थ बताएंगे। सिलेबस का 90% कवरेज वहीं से होगा। इस चीज़ से मत डरना कि 45 ईयर्स तो मतलब बहुत सारे PYQs हैं। आफ्टर रिपीटेशन हर ऑप्शनल में लेस देन 900 क्वेश्चंस हैं। सोशियो में मैं कहूँ अराउंड 850 यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो इस वे में आप PYQs को अपना प्राइमरी सोर्स बनाओ स्टडी का, 90% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक्चुअल में आंसर बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करनी है। हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे जो अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप प्रो हो, अगर आप ये अप्रोच यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली दूसरों से एटलीस्ट एक नंबर ज़्यादा ले आओगे। इनफैक्ट सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड उसको आंसर में रिफ्लेक्ट कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल से टॉपिक ले रहा हूँ। टॉपिक है वेरिएबल, बट हर एक ऑप्शनल के लिए ये अप्रोच वैलिड है। सबसे पहली चीज़ मैं देखना चाहूँगा मार्क्स, कितने मार्क्स का है। दूसरा, मैं मार्क्स का रेशियो एनालाइज करना चाहूँगा कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा है 2015 में, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। व्हाट आर वेरिएबल्स, डिस्कस देयर रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सिग्निफिकेंस बताना है। यहाँ वेरिएबल के साथ हाउ डू दे, बेसिकली रोल या सिग्निफिकेंस पूछा है। फिर व्हाट इज वेरिएबल टाइप। अब मैं कहूँ ये 10 नंबर में पूछे हैं सारे, बट क्या ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 43 देखूं तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आपको सोशियो नहीं आती, ठीक है, फॉरगेट इट। आपको ये तो पता है किसी 2 चीज़ में डिफरेंस पूछ रहा है और हाउ मेनी टाइप, यहाँ 30 नंबर में पूछा है। तो ये मान के चलो 43 क्वेश्चन नंबर में अगर आप एग्जामिनर होते तो 15-15 नंबर में डिवाइड कर सकते थे इसको, या मैक्सिमम 12 और 18 में। ऐसा नहीं होगा कि ये 10 नंबर के लिए हो और ये 20 नंबर के लिए हो, या ये 5 नंबर के लिए हो, 25 नंबर के लिए हो। लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी होती, डिफाइन सैम्पलिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ सैम्पलिंग आर देयर, तो आप क्लियरली कह सकते थे 5 और 25 नंबर का होगा, राइट। तो ये रेशियो एनालाइज कैसे करते हैं? आपके पास कंटेंट है वो देख लो और समझ लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल इन सोशल रिसर्च, उनके डिफरेंट टाइप क्या है। मैं 3 या 7 नंबर में इसको रख सकता था, या 2.5 एंड 7.5 मार्क्स में, इस तरह से रख सकता था। इनफैक्ट 2 एंड 8 में भी रख सकता था। ठीक है, तो मैं मान लो इसको 3 नंबर के लिए यूज़ करता हूँ, इसको 8 नंबर या 7 नंबर के लिए आंसर लिखूंगा। ये कहीं डिफाइन नहीं किया यूपीएससी ने, ऐसा नहीं लिखा कि 3+7, कई बार ऑप्शनल में लिख भी देता है। ये आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, आपके पास कंटेंट क्या है और आता कितना है। मान लो आपको डिफरेंट टाइप बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो फिर आप थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में। इस लेक्चर को बस हम इसलिए रखेंगे कि आप कैसे इतने सिंपल क्वेश्चन में भी 1 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेशन हमें बहुत सिंपल रखनी है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन, आपका तो सोशियोलॉजी मुझे पता नहीं है या नहीं है, सोशियो ऑप्शनल में भी लोग इसकी डेफिनेशन एक सिंपल टर्म में नहीं कह सकते, राइट। बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, स्टैटिस्टिक्स में ये होता है, ह्यूमैनिटीज़ में ये होता है, यहाँ ये वो, बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दो, राइट। तो व्हाट आर वेरिएबल इन सोशल रिसर्च, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो उसके लिए उसकी मीनिंग जो बहुत सिंपल टर्म में आप क्या लिख सकते हो, समथिंग दैट वेरीज एज पर सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद अगर थिंकर कोई है तो ठीक है। अब एग्जाम्पल नहीं आएंगे तो कहाँ से दोगे? मैं आपको इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो सोशो के कंटेंट में क्या है। ठीक है, वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। अब अगर आपको ये आता है तो इस तरह से लिख दो कि सोशियोलॉजी में वेरिएबल इज समथिंग, समथिंग को आप कुछ इस तरह से लिखना सीखो, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी और फैक्टर दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल, ग्रुप, सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया। अब डेफिनेशन में आपने क्या किया, मीनिंग दे दी। मेरे लिए ये भी एनफ है एज एन एग्जामिनर।
बट डेफिनेशन जब आप लिखते हो तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर दो। जैसे वेरिएबल की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मेज़र किया जाना चाहिए प्लस ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। मान लो मुझे एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और मैं लोगों के जाके शू के साइज़ मेज़र कर लेता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके माइंड में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, उन 2-4 चीज़ों को ऐड करके आप डेफिनेशन दे सकते हो। मैं ये भी डेफिनेशन लिख दूँ, वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एंड दैट शुड बी रेलेवेंट और एनालाइज्ड इन रिसर्च। ये भी मेरा काम चल जाएगा। अब एग्जाम्पल ठीक है, आपको ये आते हैं इस तरह के, ठीक है, बट अगर एग्जाम्पल नहीं आते देन गो बैक टू सिलेबस। सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है। मान लो मैं सोशियोलॉजी के सिलेबस में जाता हूँ, जहाँ कुछ चीज़ें लिखी है वहाँ चले जाते हैं। वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं जो चेंज हो सकता है। अब क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या टाइप एंड फॉर्म ऑफ फैमिली वेरिएबल है, यस इट इज़ अ वेरिएबल। क्या मैरिज एक वेरिएबल है, मैरिटल स्टेटस एक वेरिएबल है। क्या फैमिली में वेरिएबल आ सकते हैं, हाँ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली वेरिएबल्स आ सकते हैं, राइट। और दूसरा कोई टॉपिक देखते हैं, क्या हम ब्यूरोक्रेसी में वेरिएबल्स ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। क्या हम रिलीजन में वेरिएबल्स ला सकते हैं, रिलीजन अपने आप में एक वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल्स ही हैं। क्या हम स्ट्रैटिफिकेशन में वेरिएबल्स ला सकते हैं, ऑब्वियसली हम स्ट्रैटिफिकेशन में भी वेरिएबल्स ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे वेरिएबल्स हैं, क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी, रेस। तो क्या हुआ, सिलेबस आपको एनफ इंसाइट्स देता है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, बहुत सिंपल टर्म में दो, प्लस उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो, सेकंड चीज़, प्लस एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो गो टू द सिलेबस। उसके बाद अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। थिंकर इमाइल डरखाइम कहते हैं सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट को स्टडी करनी चाहिए। वेरिएबल वो है जिसे हम किसी इंसान के बाहर देख सके। जैसे मेरे मन में कोई चीज़ है, उसे आप वेरिएबल नहीं कहोगे। जैसे मुझे भूख लगी है, दैट इज़ नॉट अ वेरिएबल जब तक मैं बता नहीं रहा हूँ, राइट। हंगर कैन नॉट बी अ वेरिएबल इफ इट इज़ नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो जैसे उन्होंने अपनी बुक में यही कहा, लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ सुसाइड घटता है, ठीक है। तो ये तो हुआ अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन नहीं आता तो आप अपनी डेफिनेशन इस वे में कंस्ट्रक्ट करोगे। सो दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ स्टार्टिंग ऑप्शन आंसर बिल्डिंग। अब आप एक चीज़ समझो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड ज़रूर आता है, वहाँ पे आप दूसरों से एटलीस्ट 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स पूछे हैं, तो टाइप हमें क्यों पता होनी चाहिए थे, क्योंकि जैसे मान लो इन्होंने यहाँ डिफरेंट टाइप पूछे हैं, तो अब टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइप ऑफ वेरिएबल, ये हमें पता होनी चाहिए। अब जब हम इसके कंटेंट में जाते हैं तो हमारा कंटेंट क्या होगा, इंट्रोडक्शन होंगे, थिंकर्स व्यूज़ हम कुछ देना चाहेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल देना चाहेंगे। टाइप ऑफ वेरिएबल में क्या क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हो सकता है, एक्टिव एंड एट्रीब्यूट। ये तो फिर नॉलेज है, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता तो आप ये क्रिएट नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो आइडिया लगा के, बट एग्जैक्ट टर्म्स आप नहीं बता सकते कि एक्सटर्नस, कंफाउंडिंग है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसके लिए आपको क्या हेल्प करेगा कि एक तो क्रॉस टॉपिक एप्लीकेबिलिटी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, और ये वाला वीडियो, इसमें हमने सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल ही लिया था कि कैसे आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स जनरेट कर सकते हो किसी भी सिलेबस के एक टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर का जो पर्पस था वो हेल्पफुल है आपके लिए। वेबसाइट पे जाके देखो, बहुत सारे ऑप्शंस के लिए ऑप्शन आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें लेक्चर्स कॉमन है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, PSIR, ये इस तरह से ऑप्शंस हैं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्शन आंसर बिल्डिंग के कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे।